इसका प्रोसीजर कितना इजी है, कितना टफ है, पेशेंट को कितने दिन लगते हैं सर्जरी कराने में, और आप लेप्रोस्कोपी के सर्जन हैं तो उसके प्रोसीजर को भी समझाइएगा कि कितनी आसान है, कितनी जटिल है ये। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा इसमें। मैं 1900 मिड 80s से मैं सर्जरी कर रहा हूँ। तब हमारे सामने अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था। अच्छा। उस वक़्त 6 टैबलेट खिलाया करते थे हम लोग, और उसके 48 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद पेशेंट का एक्सरे लिया करते थे पेट का? हाँ। तो उसमें पित्त की थैली में वो दवा थी, वो कंसनट्रेट हो जाया करती थी, तो उसमें छोटे 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 स्पॉट दिखाई पड़ते थे। तो उस वक़्त वो पित्त की थैली की पथरी मानी जाती थी। तब जब सर्जरी हुआ करती थी तो मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में मरीज़ भर्ती होता था 2 दिन पहले, जांच होती थी, तीसरे दिन सर्जरी होती थी और 5 दिन बाद छुट्टी होती थी। आज ये सारी चीज़ें इतनी सुलभ और सिंपल हो गई हैं कि पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया है। पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन सुबह एडमिट करते हैं। 1 घंटे की सर्जरी, मैक्सिमम 1 से लेके 2 घंटे की सर्जरी होती है। यूजुअली 20 मिनट से लेके आधा घंटे में भी ख़त्म हो जाता है। लेप्रोस्कोप तरीके से होती है जिसमें केवल छोटे छोटे छेद होते हैं। पेशेंट शाम के टाइम पर अक्सर देखा गया है कि फिट है टू बी डिस्चार्ज। अच्छा। डिस्चार्ज करने के लिए फिट है। अच्छा। लेकिन मेंटल ब्लॉक होता है कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, पित्त की थैली निकली, हम छोड़ के कैसे चलें अस्पताल में शाम को। दूसरे दिन 99% पेशेंट दूसरे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। अच्छा। एंड तीसरे दिन से मैंने ये देखा है कि पेशेंट अपने घर के रेगुलर काम, बहुत भारी काम नहीं करते हैं। हफ्ते या 10 दिन के बाद स्टिच निकल जाता है। आजकल तो स्टिचेज भी वो ऐसे हैं कि सेल्फ डिजॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है सर्जरी पित्त की थैली की, बहुत सिंपल एंड सेफ हो चुकी है पेशेंट्स के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसको बहुत दिनों तक ना पालें। इसकी परेशानियाँ जो आती हैं, इवन कैंसर तक। अच्छा, ऐसा भी होता है? यस, कैंसर तक, उन परेशानियों से बचने से के लिए आप समय रहते हुए इसका इलाज करा लें। आपने बताया कि लेप्रोस्कोपिक में छेद करते हैं 2 और 3 छेद। अभी आजकल रोबोटिक्स सर्जरी का बहुत ज़्यादा हमको सुनने को मिलता है कि रोबोटिक्स, ये भी समझाइए, क्या रोबोट सर्जरी करते हैं, क्या कैसे होती है रोबोटिक सर्जरी? है रोबोट एक मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है। काम सब कुछ वही होता है जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हाथ में होते हैं, सर्जन के हाथ में, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में सर्जन के हाथ में कुछ नहीं होता। अच्छा। एक्सेप्ट कुछ छोटे स्ट्रक्चर कंट्रोल्स हैं जो आप मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट जो आर्म्स हैं, जो सर्जरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ ट्रांसमिट होता है और वो काम अंदर होता है उससे। केवल एक चीज़ मैं कहूँगा कि पेशेंट के साथ में सर्जरी करते टाइम पर जो उसकी मांसपेशियों की, उस स्ट्रक्चर की जो फील होती है, जो कि सर्जन को उंगलियों से फील होती है जब वो खुद इंस्ट्रूमेंट पर, केवल एक वही एहसास रोबोटिक में नहीं आता। अदरवाइज रोबोटिक सर्जरी मोर प्रिसाइज्ड और अच्छी तरीके से प्रिसाइज हो चुकी है। ब्लड लॉस भी थोड़ा सा बहुत कम होता है, टारगेटेड है। एंड पेन, डेफिनेटली पेन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स मूव करते हैं, पेट की छेद जहाँ की है वहाँ मूव करते हैं। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में जहाँ हम छेद बनाते हैं वो फिक्स हो जाता है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट अंदर वो वाला फिक्स जिससे करते हैं वो मूव नहीं करता, तो पेन कम होता है। तो आपसे बात करके यही लगा कि गॉल स्टोन्स की सर्जरी इतनी मुश्किल नहीं है, और पित्त की थैली ना भी रहे तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और सिम्टम्स हो भी सकते हैं, ना भी नहीं भी हो सकते हैं। तो आप अगर आम जो है आदमी को, किसी को सलाह देना चाहें जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है, उसको क्या करना चाहिए? साल में कौन सी जांचें जो है बहुत ज़रूरी है वो करा लेनी चाहिए? जैसे कुछ लोग कराते ही हैं, पैकेज की जांच है एनुअल मेडिकल चेकअप के नाम पर, क्या क्या जांचें और करा लेनी चाहिए कि थोड़ा इससे भी आप सावधान रहें? मैं इसके लिए एक साधारण जनमान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अवेयरनेस तो आजकल बहुत हो गई है, और जिसकी फैमिली में ये ट्रेंड है या कि हिस्ट्री है उनकी फैमिली में कि स्टोन्स होते हैं, उनको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, लो फैट डाइट होनी चाहिए,
बाकी ऐसा और कोई प्रिकॉशन नहीं है जो आप अपनाएं और आप ये कहें कि मेरे को पित्त की थैली की पथरियाँ नहीं होंगी। एक ट्रेंड ये भी देखा गया है, हमारे जो जीन्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया के जीन्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया की खाना पीने का तरीका है, पानी है, यहाँ की आबो हवा है, ये यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा प्रोन है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। अच्छा। बजाय साउथ इंडिया के, क्योंकि साउथ इंडिया के लोगों की जो जनरेशन्स हैं, उनके जीन्स, उनके खाने पीने का तरीका, उनकी आबो हवा, पानी वो डिफरेंट हैं। वहाँ पर हमको पित्त की थैली की पथरियों कम देखने को मिलती हैं। जैसे पंजाबी है, उनका फूड कल्चर एकदम अलग है, वो हम सब उसको नॉर्दर्न इंडिया में ही मान के चलेंगे। अच्छा। इसको, पर मैं साउथ इंडिया वर्सेस नॉन इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो साउथ में हमें फिर पैनक्रियाज की कैंसर्स की संभावना ज़्यादा होती है। अच्छा। वहाँ के ट्रेंड के उसके हिसाब से नॉर्दर्न इंडिया में पित्त की थैली की पथरी की संभावना ज़्यादा होती है।